हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेपर 2 की जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, उसकी इकाई 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके इकाई 3 कंप्लीट कर ली है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट है सेकंड पेपर की, उसमें जाके आप पिछली यूनिटें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यूनिट में क्या क्या है ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपको देखिए सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस यूनिट में क्या टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो देखिए ये 2020 में नया टॉपिक, एक तरीके से यूनिट नई जुड़ी है, जिसमें ये समाजशास्त्र के नाम से है। इसमें देखिए सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता, संस्कृति, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, धर्म, जातिराज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन, एनजीओ की भूमिका, कुटुंब न्यायालय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा संस्कार। संस्कार क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके के इसमें हम जो इस टॉपिक है इसके ये पार्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कार क्या है, आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब प्राचीन संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो हिंदू धर्म आपका है वह संस्कारों पर ही आधारित है। ठीक है, इसका अर्थ, संस्कार जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो आप लिख सकते हैं, व्यक्ति को समाज में उपयोगी बनाने, उसके मन, मस्तिष्क और शरीर को परिष्कृत करने वाले कृत्य हैं जो, या जो विधियाँ हैं वो संस्कार कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप संस्कार की परिभाषा बना सकते हैं। इनका सबसे पहला जो वर्णन मिलता है, संस्कारों का सबसे पहला वर्णन मिलता है आपके गृह सूत्र में। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, जो बैखानस स्मृति सूत्र है वहाँ पे संस्कार और जो यज्ञ, उनमें अंतर पहली बार स्पष्ट किया गया था। संस्कारों की संख्या कितनी है, देखिए संस्कारों की वैसे तो कुल संख्या 16 है। ये आपके वेदव्यास जो थे, महर्षि वेदव्यास, उन्होंने इसकी संख्या 16 बताई थी, जबकि जो मनुस्मृति है उसमें संस्कारों की संख्या 13 मानी गई है। इसी तरीके से जो महर्षि गौतम है, उनकी गौतम स्मृति में इनकी संख्या को 40 बताया गया। इसके अलावा कई और भी हैं, जैसे एक आपके महर्षि अंगिरा हैं, उनके हैं, उनने भी कुछ 20 या 25 ऐसे कुछ बताया था। तो आप ये 2 या 3 याद रख लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 16 संस्कार हैं, पहले तो हम उन सभी 16 संस्कारों के बारे में पढ़ते हैं कि उनमें क्या क्या है। और ये आपका 3 मार्कर यहाँ से, इन संस्कारों में से 3 मार्कर आपका बन सकता है, या फिर आपका सीधा 11 मार्कर में ये सारे संस्कार पूछे जा सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ संस्कार हैं उनको आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला जो संस्कार है यह है आपका गर्भाधान संस्कार। अब देखिए गर्भाधान संस्कार ये क्या होता है, क्या रहेगा, यह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत प्रथम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब है, जब व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करता है, आगे हम आश्रम को भी पढ़ेंगे तो वहाँ हम सभी आश्रमों को डिफाइन करेंगे, अभी आप यही इतना याद रखिए। जब ब्रह्मचर्य आश्रम से व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है, यानी कि वो विवाह करता है अपना, तो उसके उपरांत ये उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि वह संतान की उत्पत्ति करे। संतान की उत्पत्ति इसमें देखिए इसका क्या उद्देश्य होता है, श्रेष्ठ, गुणवान, चरित्रवान व सुंदर संतान को पैदा करे। ठीक है, शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्त्री व पुरुष के शारीरिक मिलन से गर्भाधान संपन्न करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है, वो यही होता है। ठीक है, अब ये हो गया गर्भाधान संस्कार। इसके बाद आता है दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। ठीक है, यह गर्भाधारण के 3रे माह में संपन्न होता है। इसका उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकसित होना तथा पुत्र की प्राप्ति की कामना है। अब ये कह दी कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें एक पुरुष प्रधान समाज था, तो पुरुष के जन्म को महत्व दिया जाता था, तो इसलिए इसमें ये जो पुरुष का जन्म है पुंसवन, उसका अर्थ ही पुरुष का जन्म होता है। तो ये यहाँ पे इसमें बताया गया है कि पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार आपका याज्ञवल्क्य की स्मृति में इस संस्कार के बारे में बताया गया है। तो इस संस्कार को गर्भधारण के 8वें मास में संपन्न किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, गर्भस्थ शिशु व माता के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसके बाद आता है आपका चौथा संस्कार, यह संस्कार है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार, यह संस्कार शिशु के जो जन्म होगा उसके तुरंत पश्चात होगा। अभी देखिए जो इससे पहले के 3 संस्कार हुए थे ये गर्भावस्था वाले थे। जो पहला था वह गर्भाधान था, दूसरा था वह गर्भ के 3 माह पे होता है, और जो तीसरा था वह गर्भ के 8 माह में होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रखिएगा। अब जो चौथा संस्कार होगा जातकर्म संस्कार, यह शिशु जन्म के तुरंत पश्चात होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नवजात शिशु की अशुभ शक्तियों से रक्षा करना, उसको जो दीर्घायु हो वह, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य हो उसका, तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है,
इसमें क्या किया जाता है, नवजात शिशु को 2 बूंद घी 6 बूंद शहद का मिश्रण अभिमंत्रित करके चटाया जाता है। माता व शिशु को स्नान कराना, माता शिशु को प्रथम दुग्धपान कराती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जातकर्म संस्कार। ठीक है, तो आप ये 4 संस्कार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नामकरण संस्कार। ये आपका 5वां संस्कार होता है। यह शिशु जन्म के 12वें दिन किया जाता है। नामकरण का सीधा सा मतलब है शिशु का जो नाम रखा जाता है इसमें। ठीक है, नाम क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। बृहस्पति स्मृति में इस जो ये नामकरण संस्कार है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसमें ये बताया गया है कि ये जो संस्कार होता है तो इसमें क्या है कि बच्चे का जो शिशु है उसका नाम रखा जाता है और साथ ही साथ यज्ञ और भोज का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये आपका 5 संस्कार होगा। इसके बाद आपका 6वां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार यह शिशु के जो जन्म है उसके 4थे मास में किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, शिशु को बाह्य वातावरण के संपर्क में लाना। ठीक है, पहली बार उसे सूर्य की जो प्रकाश है उसमें ले जाया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ ही होता है बाहर जाना, बाहर निकलना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार ये आपका 7वां संस्कार है। यह शिशु जन्म के 5वें 6वें माह में होता है। ठीक है, जब शिशु के दांत निकलने लगते हैं तब उसको जो माता का दूध है उसके स्थान पर उसे ठोस आहार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, शिशु की शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सके। ठीक, इसके बाद आएगा आपका 8वां संस्कार है आपका मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। अब मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार इसमें क्या होता है, यह पहले तो ये कब होता है, शिशु जन्म के प्रथम वर्ष में, जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है। ठीक है, इस संस्कार में क्या रहेगा आपका, उसके मुंडन किया जाता है। उसके जो सिर पे बाल होते हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब उद्देश्य है यही कि बालों को अपवित्र मानकर उनको साफ किया जाता है ताकि बालों में जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्णछेदन संस्कार। ये आपका 9वां संस्कार है। यह शिशु जन्म के 3रे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। ठीक है, इस संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, जो बालक है वह उसकी श्रवण शक्ति और सौंदर्य में वृद्धि करना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो आपके कान छेदे जाते हैं उससे उनकी श्रवण शक्ति आपकी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट संस्कार रहेगा वह रहेगा 10वां। यह है आपका विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार यह जो बच्चा है उसके जन्म के 5वें वर्ष में प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य होता है बालक को अक्षर ज्ञान तथा विषयों का ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद है आपका 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। इसको उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण करने वाला संस्कार भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट संस्कार ही आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। उपनयन संस्कार के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, यह संस्कार होगा आपका तो आपकी बाल्यावस्था है उसका अंतिम संस्कार होता है। देखिए, जब अगर वह ब्राह्मण है तो 8वें वर्ष में होगा, अगर वह क्षत्रिय है तो 11वें वर्ष में, अगर वह वैश्य है तो 12वें वर्ष में इस संस्कार को पूरा किया जाएगा। ठीक है, जो बालक होता है उसको जनेऊ धारण कराया जाता है, गुरु के संपर्क में लाया जाता है। आपका जो अगला संस्कार है ये 12वां संस्कार है आपका वेद आरंभ संस्कार। उपनयन हो जाने के बाद ये संस्कार प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य है बालक को वेदों और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ये कहाँ पे होगा आपका गुरुकुल में। जो आपका मतलब बालक है वो गुरुकुल में चला जाता है, वहाँ पे ब्रह्मचर्य में रहकर वेदों का अध्ययन ये प्रारंभ करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है केशांत संस्कार। ये आपका 13वां संस्कार है। यह 16 वर्ष की आयु में होता है। अब इसमें क्या रहेगा, यह आपके गुरुकुल में होगा। जब वह बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा तब इस संस्कार को संपन्न कराया जाता है। इसमें एक बार पुनः आपके जो केश हैं उन्हें काटा जाएगा, बालक के सिर पे एवं दाढ़ी के सारे बाल साफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ केशांत जो संस्कार है इसको इस तरीके से माना जाता है कि जब आपका मतलब जो आपके सिर के बाल हैं वह हटा दिए जाते हैं तो विद्या ग्रहण करते हैं, उसमें विद्या अध्ययन करने में आपका जो दिमाग है वह बहुत ज़्यादा अच्छे से लगता है। ठीक है, तो ये एक मतलब उस समय ये माना जाता था। अगर जिन भी लोगों से मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, मन में भटकाव रहता है, इस तरीके का कुछ होता है, तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। आप अपने जो बाल हैं उनका दान कर दीजिए, मतलब बाल कटा लीजिए सारे,
तो आपका पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छे से मन लगने लगेगा। ठीक है, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो संस्कार है ये आपका 14वां संस्कार है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार ये विद्या अध्ययन का अंतिम जो पड़ाव होता है। ये 25 वर्ष की आयु में यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि है वह समाप्त होती है। ठीक है, किशोर है वह गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाएगा। ठीक है, अलग जो रहेगा अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेके गुरुकुल को त्याग के अपने घर पे पुनः वापस अपने घर की ओर लौटेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका विवाह संस्कार। ये आप सभी का मतलब फेवरेट संस्कार हो सकता है कई लोगों का। तो विवाह संस्कार में क्या होता है, जब ब्रह्मचर्य आश्रम आपकी समाप्ति हो जाती है उसके बाद व्यक्ति है वह ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम का जो प्रवेश है वह विवाह संस्कार से ही माना जाता है। ठीक है, पुरुष महिला के साथ विवाह करेगा और जो आपका गृहस्थ आश्रम है उसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, ये आपका विवाह संस्कार हो जाएगा। विवाह संस्कार जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, क्योंकि विवाह के पश्चात ही आप जो ऋण होते हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, परिवार का निर्माण करना और उसकी निरंतरता को बनाए रखना। आजकल जो ये संस्कार है ये थोड़ा सा और लेट हो गया है, क्योंकि कई सारे जो एस्पायरेंट है आपके जैसे तो 30 की आयु को भी पार कर जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक वो हो गया है कि अगर नौकरी होगी तभी उनका विवाह होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी जो उन्हें कहेंगे मतलब भाग्यवान लोग हैं जो इसको 25 से पहले ही इस संस्कार का आनंद उठा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है आखिरी जो संस्कार रहेगा वह है आपका 16वां संस्कार। इसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो जो अंतिम संस्कार है ये अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति की कामना। मृत्यु हो जाने के बाद मृत शरीर को जो रीति रिवाज है उसके द्वारा चिता में जलाया जाता है। ये आपका अंत्येष्टि संस्कार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो 16 संस्कार हैं वो यहाँ पे पूर्ण होते हैं। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा रोचक है कि जो आपका विवाह संस्कार है उसके बाद जो सीधा आखिरी जो संस्कार होगा वो अंत्येष्टि संस्कार होगा। तो मतलब कई लोग इसको समझ रहे होंगे, विवाह होने के बाद सीधा आपका अंत्येष्टि ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो संस्कार हैं इनका क्या महत्व है या इनकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, आपसे ये 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका अनुशासन। संस्कार क्या रहते हैं, व्यक्ति को अनुशासित जीवन में अनुशासित बना देते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं इसको कि ठीक है शिशु का जन्म हुआ उसके बाद वह विभिन्न संस्कारों के होते होते ब्रह्मचर्य गुरुकुल उसके बाद विवाह और उसके बाद आपका जीवन का त्याग करेगा। तो इस तरीके से जो जीवन है आपका वो एक अनुशासन के रूप में आपका जीवन पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वह रहेगा व्यक्तित्व का विकास। संस्कार होते हैं वो मानव व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक होते हैं। जैसे आपका था वेदों का आपने अध्ययन किया, ठीक है, गुरुकुल में रह के आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद विवाह आश्रम में गए। तो इस तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप आपका जीवन है वो आपके व्यक्तित्व को आपके जो संस्कार हैं वो आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा समाज का नियंत्रण। अब देखिए समाज का नियंत्रण से क्या मतलब है आपका कि जो संस्कार है वो सामाजिक नियंत्रण की भूमिका का निर्वहन करते हैं। मतलब समाज का व्यक्ति पे जो नियंत्रण होता है वो संस्कारों के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतें। भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतें देखिए इसमें क्या रहेगा आपका, ये व्यक्ति अपनी जो भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति संस्कारों के माध्यम से ही करता है। ठीक है, इसके बाद व्यक्ति अपने जो उसके सामाजिक दायित्व हैं या जो समाज में उसकी भूमिका है उनका उचित ढंग से निर्वहन कर सकता है संस्कारों से ही। संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए संस्कार महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संस्कारों के महत्व में कमी, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो संस्कार है उनका महत्व क्यों कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए
इसमें क्या क्या पॉइंट आपके हो सकते हैं। एक तो यही रहेगा कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वह व्यक्ति को संस्कारों से दूर लेती जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपके जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको अपनाया जा रहा है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है आपकी, वह कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है, ठीक है। तो ये जो संस्कार है इनका महत्व भी कहीं ना कहीं अब कम होता जा रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या होता था, लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, तो जो आपके बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, है ना, तो वह क्या है, उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान होता था। वह आगे चल के अपनी जो आगे की पीढ़ियाँ उनको ये चीज़ें बताते थे। संयुक्त परिवार में क्या होता है, कई सारे आयोजन मिलके किए जाते हैं, ठीक है। जैसे बालक का जन्म हुआ तो वहाँ पे नामकरण हो रहा है, इस तरीके की जो भी आयोजन होते हैं वो साथ में किए जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, आगे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये संयुक्त परिवार ही ख़त्म हो गए हैं। अब व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, तो उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं वो भी अकेले रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो परंपराएं हैं वो आगे अगली पीढ़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं होता कि संस्कार क्या होते हैं। आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं होगा कि ये 16 संस्कार उनके हुए थे कि नहीं हुए थे, या फिर उनको इन 16 संस्कारों के बारे में पता ही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है उसकी वजह से ये आपका जो संस्कार है उनके महत्व कहीं ना कहीं उनके महत्व में कमी आ रही है, ठीक है। इसके बाद संस्कार जो होते हैं, एक जटिल प्रक्रिया होती है, विजन होते हैं विभिन्न प्रकार के, अलग अलग आपके 16 जो रहते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, उनमें काफ़ी खर्चा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए भी लोगों ने इनको त्यागना शुरू कर दिया है। भौतिकवाद, आजकल जो व्यक्ति है वह भौतिकवाद की ओर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी पीछे छूट चुकी हैं, क्योंकि अब लोगों का एकमात्र उद्देश्य हो गया है जीवन का की जो भौतिक आवश्यकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करना, उन्हीं को भौतिक संसाधनों को जुटाना, और उन्हीं के उसमें फंसा रहता है व्यक्ति, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं, तो आजकल ये कर्मकांड वैसे ही कम हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है समाज का अस्तित्व। अब क्या है कि समाज का ही अस्तित्व कहीं ना कहीं बिखरने लगा है, तो संस्कार तो वैसे ही आपके लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे धार्मिक सुधार आंदोलन। जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, उनका भी कहीं ना कहीं इनके महत्व में कमी में उनका भी प्रभाव आप देख सकते हैं, ठीक है। विवाह होता क्या है, इसकी एक परिभाषा जान लेते हैं। देखिए विवाह जो है वीदन वाह, इन दो शब्दों से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से वहन करना। वहन करना मतलब उत्तरदायित्व लेना किसी का, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का द्वार है। व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य आश्रम को कंप्लीट करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह के माध्यम से ही वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। परिवार की आधारशिला है विवाह। विवाह के बाद ही आपका परिवार की पूर्णता होगी, ठीक है। होगार्डस ने परिभाषा दी है, स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था का नाम ही विवाह है, ठीक है। तो ये आप जब भी विवाह से संबंधित क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप इनमें से किसी की भी एक की परिभाषा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ लूसी मेयर की परिभाषा है। लूसी मेयर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसके द्वारा स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान कहलाता है या माना जाता है, ठीक है। मुरडाक के अनुसार विवाह को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। मुरडाक ने कहा है कि यौन संतुष्टि के साथ आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करने वाली संस्था का नाम विवाह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 प्रमुख विद्वान हैं, उनकी परिभाषाएं हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं कि विवाह वह संस्था है जिसके द्वारा मानव समाज यौन संबंधों को वैधता प्रदान करता है। यहाँ पे विवाह का हमने उसका क्या अर्थ होता है और जो विभिन्न विद्वान हैं उनके अनुसार विवाह की क्या परिभाषा है तो वो देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हिंदू धर्म में विवाह की पद्धतियाँ और हिंदू संस्कृति में विवाह के प्रकार, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है वैदिक सभ्यता में विवाह की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थीं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कुल 8 तरीके के विवाह हैं जिन्हें वैदिक काल में मान्यता प्राप्त थी। इनमें से 4 विवाह जो थे उन्हें अच्छा माना जाता था, जबकि जो 4 विवाह थे उन्हें निम्न कोटि का माना जाता था, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला रहेगा जो उत्कृष्ट
या उच्च कोटि के विवाह थे उसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ठीक है। जबकि जो निकृष्ट या निम्न कोटि के विवाह थे उसमें गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ठीक है। तो ये आपके कुल 8 विवाह हैं। इनमें से देखिए या तो आपसे 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी एक विवाह को लेकर 3 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको 8 के 8 अच्छे से याद रखने हैं, या फिर यहाँ से एक आपका 11 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है। यह 16 संस्कारों में से एक संस्कार था। इसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आप इसको 4-4 के भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका पहला विवाह हो जाएगा, यह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या रहेगा? ब्रह्म विवाह में देखिए क्या रहेगा, दोनों पक्ष हैं वे समान वर्ग के होंगे। इसमें कन्या के पिता श्रेष्ठ वर्ग का चयन करके उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। वर जो होगा वह वेदों का, उसे वेदों का ज्ञान होगा। यहाँ पे कन्या का दान किया जाता है। 8 जो विवाह हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। वर्तमान में जो अरेंज मैरिज है वह इसी का एक रूप है, ठीक है। तो ये ब्रह्म विवाह आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देव विवाह। देव विवाह में क्या रहेगा, जो कन्या है उसका विवाह पुरोहित के साथ किया जाएगा। पुरोहित जिसे यज्ञ, कर्मकांड और वेदों का ज्ञान हो वह पुरोहित कहलाता है। पुरोहित के साथ इसमें कन्या का विवाह किया जाता है। कन्या को आभूषण आदि से सुसज्जित करके उसका दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है इसमें कि देवों के साथ विवाह किया जा रहा है, ठीक है। और यही जो देव विवाह इसी से प्रचलित हो गया, आगे जाके देवदासी प्रथा का चलन हुआ, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आर्ष विवाह। देखिए आर्ष का अर्थ होता है ऋषि, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, विवाह करने का इच्छुक ऋषि जब कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल देता है तो वह विवाह की इच्छा जाहिर करता है, और इसमें विधि विधान से विवाह को संपन्न किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रजापत्य विवाह। ठीक है, प्रजापत्य विवाह ये ब्रह्म में जो विवाह था उसी के समान है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जो वर रहेगा वह अभिजात वर्ग का रहता है। वर का चयन करके अपनी कन्या के लिए योग्य वर का चयन करता है, और सामाजिक धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। जो आजकल लव मैरिज है यही गंधर्व विवाह का एक स्वरूप है। निम्न कोटि का विवाह है। इसमें क्या रहता है कि माता पिता या परिवारजनों की अनुमति के बिना ही वर और कन्या बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेते हैं, तो ये गंधर्व विवाह कहलाता है। इसमें बिना किसी रीति रिवाज और अनुमति के ये विवाह किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो लव मैरिज होती है वो यही है, मतलब गंधर्व विवाह का ही स्वरूप है, और ये सबसे ज़्यादा आपको भंवरगुआ पे देखने को मिलेगा। बस अंतर इतना है, पहले ये गंधर्व विवाह पूर्णता को प्राप्त हो जाता था, वर्तमान में पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। थोड़े जरूर देखने को मिल सकते हैं, परंतु उनका विवाह ब्रह्म विवाह या प्रजापत्य विवाह के रूप में ही होगा। इसको निम्न कोटि का विवाह पहले भी कहा जाता था, आज भी इसको वही माना जा सकता है। तो जो भी लोग गंधर्व विवाह के बारे में विचार कर रहे हों वह प्रजापत्य या ब्रह्म विवाह की ओर अपना रुख करें, इसी में आपकी भलाई होगी, ठीक है। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, कृष्ण रुक्मणी का विवाह और राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, ठीक है। ये आप लिख मत देना, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट असुर विवाह। असुर विवाह में ये वधु मूल्य पर आधारित विवाह कहलाता है। यह भी निम्न कोटि का विवाह है। इसका प्रचलन वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के राज्यों में अधिकतर देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है कि जो वर पक्ष रहता है वह वधु मूल्य चुकाता है कन्या के पिता को, और उसके बदले कन्या का विवाह उस वर से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसमें क्या रहेगा, कन्या की सहमति के बिना उसका बलपूर्वक अपहरण किया जाएगा और उससे विवाह किया जाता है, ठीक है। यह विवाह क्षत्रिय विवाह भी कहलाता है। क्षत्रिय विवाह क्यों कहलाता है, क्योंकि क्या होता था कि युद्ध में पे होता था, जो क्षत्रिय अपने विभिन्न युद्धों में जाते थे तो वह वहाँ से कन्याओं का अपहरण करके उनसे विवाह कर लेते थे उनकी सहमति के बिना, इसलिए इसे क्षत्रिय विवाह भी कहा जाने लगा। इसके बाद है आपका अंतिम जो 8वां विवाह है, ये है पैशाच विवाह। इसमें क्या रहेगा,
किसी कन्या की अचेत अवस्था, मानसिक दुर्बलता, एक गहन निद्रा की स्थिति में निस्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उससे विवाह करना क्या कहलाता है? पैशाच विवाह कहलाता है। यह सभी विवाहों में जो निकृष्टतम विवाह है यही कहलाता है। वर्तमान में यह अपराध की श्रेणी में है। तो अगर कोई भी इस तरीके के विवाह के बारे में सोच रहा हो तो वो बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। आप केवल ब्रह्म विवाह पे फोकस कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो प्रजापत्य विवाह पे फोकस करें, बाकी सारे विवाह आप लोगों के लिए नहीं है। तो इस तरीके से हमारे जो 8 विवाह पद्धतियाँ थी वह कंप्लीट होती हैं। विवाह का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आपसे 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि विवाह के क्या उद्देश्य हैं, लिखिए, ठीक है। तो विवाह के उद्देश्य, जो विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों को नियमित करना, उसको वैधता प्रदान करना और स्थायित्व प्रदान करना, ठीक है। जो और उद्देश्य होंगे उसमें आपका परिवार बसाना, परिवार को स्थायित्व प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यौन संतुष्टि। यौन संतुष्टि में आप लिख सकते हैं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी एक आवश्यकता है। ये विवाह जो है यौन इच्छाओं और यौन व्यवहारों को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका है। यौन संबंधों को शुद्धता प्रदान करता है विवाह, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद है सामाजिकरण। सामाजिक संबंधों को विस्तार प्रदान करता है, नए रिश्ते आपके बनते हैं, नए संबंधों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चों का पालन। विवाह के द्वारा संतान की उत्पत्ति, उसका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग से मतलब है आपका स्त्री है वह विवाह के बाद आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर करती है, तो आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती है अपने पति को। एक दूसरे पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता दोनों की हो जाती है, ठीक है। आर्थिक सहयोग में हो जाएगा क्या है कि विवाह के बाद स्त्री अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर करती है, परंतु अब वर्तमान में ये परिस्थिति बदल चुकी है। आजकल तो कई सारे पुरुष हैं जो अपनी जो पत्नियां हैं उन पर आर्थिक रूप से निर्भर करते हैं। इसके बाद आपका इसमें और आप जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं संस्कृति और सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखना, धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना, संपत्ति के अधिकारों का निर्धारण करना, मानसिक संतोष की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, ठीक है। इस तरीके के आप अन्य पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। जो जितने भी विवाह से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट थे वो सभी यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा विवाह सबसे अच्छा लगा और आप कौन सा विवाह करना चाहेंगे। वैसे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, विवाह तो आपका घर वालों के चाहने से होगा, ठीक है। देखिए, संस्कृति में सबसे पहले आपको ये देखना होगा संस्कृति क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा बनेगी, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं और संस्कृति और सभ्यता के बीच में क्या अंतर रहेगा, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले संस्कृति में हम क्या लिखेंगे, मानव जीवन को नियमित, सरल और सभ्य बनाने का महत्वपूर्ण आधार है, ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता उसका एक साधन है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि संस्कार का यह रूपांतरण होता है, जो हमने संस्कार पढ़े हैं वही उन्हीं का रूपांतरण संस्कृति होती है। संस्कृति अनुशासित और परिष्कृत आचार को संस्कृति कहते हैं, ये हम एक छोटी सी यहाँ पे परिभाषा बता देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसको हम जब एलेबोरेट करेंगे, संस्कृति मानव की विशिष्ट जीवन शैली के साथ साथ उन समस्त रीति रिवाजों, आदर्शों, संस्कारों आदि का समस्त योग है जिन्हें मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इजाद किया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ये परिभाषा याद रखनी है आपको कि संस्कृति संस्कारों का रूपांतरण है तथा अनुशासित और परिष्कृत आचार को ही संस्कृति कहते हैं, ठीक है। ये लिख दीजिएगा आप। इसके बाद आप एक किसी भी यहाँ पे किसी की परिभाषा किसी के अनुसार अगर आपको लिखना है तो आप E.B. टाइलर की यहाँ परिभाषा दे सकते हैं। E.B. टाइलर ने बताया था, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं अन्य अर्जित आदतें एवं क्षमताओं का समावेश होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, संस्कृति में हमने सबसे पहले क्या देखा, संस्कृति के लिए हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा 2 लाइन का कि मानव जीवन को नियमित और सरल तथा सभ्य बनाने का यह महत्वपूर्ण आधार है। संस्कृति साध्य है तथा सभ्यता उसका एक साधन है, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने एक परिभाषा दी यहाँ कि संस्कारों का रूपांतरण है, अनुशासित और परिष्कृत आचार को ही संस्कृति कहा जाता है। फिर आप यहाँ बता सकते हैं ईवी टाइलर के अनुसार जो उन्होंने संस्कृति को परिभाषित किया है वह हमने बता दिया है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं अन्य अर्जित आदतों एवं क्षमताओं का समावेश होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये संस्कृति के बारे में हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति की विशेषताएं। अब देखिए संस्कृति की विशेषताएं अगर आपसे ये 5 मार्कर में आता है तो आप यहाँ से 6 या 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं सीधे सीधे। अगर ये क्वेश्चन 11 मार्कर में आए तो आप यहाँ पे पहले संस्कृति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसकी परिभाषा बताइए। ईवी टाइलर की आप परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक डायग्राम बना के या फ्लो चार्ट बना के इस तरीके से आप वहाँ पे ये पॉइंट बता दीजिएगा, फिर इनको आप डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 11 मार्कर में लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखिए विशेषताओं में सबसे पहले जो इसकी पहली विशेषता है मानव निर्मित है, क्योंकि संस्कृति जो होती है वह मानव द्वारा निर्मित ही है। ठीक है, इसका निर्माण, क्रमिक विकास यह सब मानव ही कर पाया है, क्योंकि मानव में शारीरिक और मानसिक योग्यताएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा उसने संस्कृति का विकास किया है। ठीक है, संस्कृति सीखी जाती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति संस्कृति को सीखता है। अनुकूलन, इसमें अनुकूलन की क्षमता होती है, समय, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप इसको अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, हस्तांतरित, नई पीढ़ी को भाषा, लेखन और संकेतों के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण होता है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ आपका जो कोई भाषा है आपकी, ठीक है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, है ना, संकेतों या लेखन के माध्यम से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसका मतलब हस्तांतरण होता रहता है। ठीक है, इसके बाद मानवीय आवश्यकता, यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सामाजिक, मानसिक और शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, यह उनकी पूर्ति करती है। ठीक है, अमूर्त, संस्कृति क्या है कि ये ना तो इसको देखा जा सकता, ना ही इसको स्पर्श किया जा सकता। यह एक अमूर्त संस्कृति क्या है, एक अमूर्त वस्तु के रूप में इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको ना तो आप देख सकते, ना ही आप इसको छू सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रूढ़ी है, ठीक है, तो उसको ना तो आप देख सकते, ना ही आप उसको छू सकते हो, है ना, तो वो एक प्रचलन में है, उसको मतलब मान्यता के रूप में प्रचलित है और उसको लोग पालन करें। प्रसार, संस्कृति की एक अन्य विशेषता है कि इसका कि यह केवल एक दिशीय होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक है, इसका जो प्रसार होता है वह एक दिशा में ही होता है, एक पीढ़ी से, जैसे कोई एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएगा, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में जाएगा, तो इस तरीके से संस्कृति आगे की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, अपरिवर्तनशील, इसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो संस्कृति की यह एक और विशेषता हो गई कि यह अपरिवर्तनशील होती है। इसके बाद है आपका सामाजिकता का गुण, व्यक्ति विशेष की देन ना होकर यह संपूर्ण समाज के विकास के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक सामाजिकता का गुण होता है। इसके बाद इसमें अगला जो रहेगा व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में यह महत्वपूर्ण होती है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मानसिक लगाव, संस्कृति के साथ व्यक्ति का एक मानसिक लगाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 7 से 8 पॉइंट हो जाएंगे जो आप इसमें इसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सभ्यता। देखिए सभ्यता के बारे में सबसे पहले वही सभ्यता के लिए आप इंट्रोडक्शन देंगे एक लाइन का, तो यहाँ हम लिखेंगे समाज में मानव का मानवीकरण है, ये क्या है, सभ्यता है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो परिभाषा देंगे आप, एक मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है, ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सभ्यता की क्या परिभाषा है। ठीक है, सभ्यता से आशय उस समस्त यंत्र पद्धति और संगठन से है जिसका मानव ने अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के प्रयास में आविष्कार किया है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा कैसा इसको याद रखना है, इसमें आपको कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये केवल क्या है कि मैकाइवर और पेज की अनुसार ये परिभाषा दी गई है, आपको ऐसा कैसे याद रखना है और ऐसा कैसा आपको छाप देना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं रहती बाई चांस, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि सभ्यता एक साधन है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
भौतिक उपकरणों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये सिंपल एक तरीके से इसका जो डेफिनेशन हो जाएगी, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं रहती तब। ठीक है, इसके बाद सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहले, अगर ये वही 5 मार्कर में आता है तो आप सीधी सीधी विशेषताएं लिख दीजिएगा 5 से 6। अगर 11 मार्कर में आता है तो पहले आप सभ्यता के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर परिभाषा बताइएगा और फिर उसके बाद आप विशेषताएं शुरू कीजिएगा। ठीक है, सभ्यता में देखिए सबसे पहले क्या विशेषता हो जाएगी इसकी, यह मूर्त होती है, इसको देख छू सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी आविष्कार है वो सभ्यता के अंतर्गत आता है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मशीन है तो वो आप उसको देख भी सकते हैं, उसको आप छू भी सकते हैं। ठीक है, तो वो एक सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका यह एक साधन है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले जब संस्कृति में बताया था कि संस्कृति एक साध्य है तथा सभ्यता उसका एक साधन है। ठीक है, तो ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। परिवर्तनशीलता, सभ्यता में परिवर्तनशीलता का गुण होता है, क्योंकि हर बार कुछ नए आविष्कार आप करते हैं, कुछ नई खोजें करते हैं, उनके कारण यह परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इसमें परिवर्तनशीलता का गुण होता है नवीन आविष्कार और खोजों के कारण। प्रसार, जो सभ्यता है उसका प्रसार सभी दिशाओं में होता है। प्रगतिशील है, ये सदैव इसकी प्रगति होती है। मशीन, यातायात, संचार के साधन ये सभी प्रगतिशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका मानव निर्मित है। जो सभ्यता है यह मानव निर्मित है, मानव की शारीरिक मानसिक योग्यताओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और ये मैंने आपको अभी बता दिया, संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता उसका एक साधन होता है। मानसिक लगाव, सभ्यता में मानसिक लगाव नहीं होता जबकि संस्कृति में मानसिक लगाव होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, तो याद रखिएगा। इस तरीके से आपकी ये जो सभ्यता है उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपसे ये 5 मार्कर में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप जब अंतर लिखें तो आप ये इस तरीके से आधार ज़रूर बताया करें, किन आधारों पे आप अंतर को बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे अंतर लिख देते हैं, एक तरफ उन्होंने सभ्यता लिखा, एक तरफ संस्कृति लिखा, बीच में लाइन इस तरीके से करके और वो सीधे सीधे लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है अट्रैक्टिव नहीं लगता। आप उसके आधार ज़रूर बताया करें, किन किन आधारों पे आप अंतर बता रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको जो नंबर हैं वो थोड़े से ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, पहला जो आधार रहेगा हमारा वो माप रहेगी। सभ्यता को आसानी से मापा जा सकता है जबकि संस्कृति की मापन करना कठिन होता है। ठीक है, साध्य या साधन, तो सभ्यता आपका साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। ठीक है, इसके बाद प्रसार, सभ्यता का सभी दिशाओं में इसका प्रसार होता है जबकि संस्कृति का यह केवल एक ही दिशा में होता है, क्योंकि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, इसके बाद मूर्त और अमूर्तता का गुण, तो सभ्यता जो है वह मूर्त होती है जबकि संस्कृति अमूर्त होती है, क्योंकि सभ्यता को आप देख छू सकते हैं और संस्कृति को आप देख या छू नहीं सकते। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा लगाव, सभ्यता में कोई मानसिक लगाव नहीं होता जबकि संस्कृति से मानसिक लगाव होता है। परिवर्तनशीलता का गुण, सभ्यता में परिवर्तन आसानी से हो जाता है जबकि संस्कृति में परिवर्तन करना कठिन होता है। इसके बाद आएगा आपका मूल्यांकन, सभ्यता का मूल्यांकन सरल होता है जबकि संस्कृति का मूल्यांकन कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका प्रगतिशीलता, सभ्यता सदैव आगे की ओर प्रगतिशील होती है, संस्कृति में प्रगति की कोई दिशा नहीं होती। इसके बाद है सुख, सभ्यता शारीरिक सुख देती है जबकि जो संस्कृति है वह मानसिक और आध्यात्मिक सुख पे आधारित होती है। फिर इसमें कौन कौन से तत्व हैं, सभ्यता में सभ्यता का संबंध जो बाह्य तत्व उनसे होता है, जैसे कि पेन हुई, घड़ी हुई, रेल हुई, है ना, आपका मशीनें हुई, तो ये सब आपके सभ्यता में आते हैं। जबकि संस्कृति जो है उसमें आंतरिक तत्व शामिल किए जाते हैं, जैसे कि मूल्य, विश्वास, भावना, आदर्श, इस तरीके से। तो ये आपका सभ्यता और संस्कृति में अंतर हो जाएगा, इसको आपको ऐसा कैसा छाप देना है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं ये आपके सिलेबस में सीधा सीधा टॉपिक दिया है, ये यहाँ से आपका 11 मार्कर आने की संभावना है। देखिए इसको मैंने सीधा सीधा आपको जिस तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है वैसा का वैसा मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, बस एक आपको बीच में फॉर्मेट डालना है और आप ऐसा कैसे इसको छाप सकते हैं।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा। भारतीय संस्कृति जो है विश्व की प्राचीनतम एवं समृद्धतम संस्कृतियों में से एक है। यह अपने जो मूल स्वरूप है उसको आज भी अक्षुण्ण बनाए हुए है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में एक कोटेशन डाल सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू का ये कोटेशन है, विश्व इतिहास में भारतीय संस्कृति का वही स्थान है एवं महत्व है जो असंख्य तारों के समक्ष चंद्रमा का है। ठीक है, तो ये आप एक कोटेशन यहाँ डाल दें तो आपका इंट्रोडक्शन जो होगा वो थोड़ा प्रभावशाली बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे चाहें एक फॉर्मेट बना दें, उसमें आप जो भी आप पॉइंट लिखेंगे उनको आप यहाँ पे बता दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना दीजिएगा। अब इसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा प्राचीनता। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यह विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। मिस्र, सुमेरियन, मेसोपोटामिया जो संस्कृतियाँ थी उनके समकक्ष है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, भीमबेटका के शैल चित्र हुए, आपके नर्मदा घाटी के खुदाई से मिले अवशेष हुए। ठीक है, तो इनसे यह पता चलता है कि आदि मानव की कर्मस्थली एवं क्रीड़ास्थली रहा है। ठीक है, भारत। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रहेगा आपका सहिष्णुता। भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों में परस्पर सहिष्णुता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नैतिकता या सदाचार। नैतिकता में लिखिएगा आप, भारतीय संस्कृति की यह रीढ़ है, त्याग, तप, समन्वय, सहिष्णुता, इस तरीके के जो तत्व हैं इनको भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इस आधार पे यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कही जा सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अहिंसा। अहिंसा में आप लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति का यह एक महत्वपूर्ण सनातन गुण है। महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा गांधी तक सभी ने प्राणी मात्र पर दया भाव को सर्वोच्च स्थान दिया है। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं उनमें आप कोशिश करें हर पॉइंट में आप कुछ एक कीवर्ड जरूर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा वह अट्रैक्टिव हो जाएगा और जो मतलब ऑब्जर्वर है, जो चेक करने वाला है, वह आपका ये कीवर्ड को पकड़ेगा, फिर उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए यही पॉइंट है अहिंसा वाला, तो यहाँ पे आप लिख दें कीवर्ड आपका क्या रहेगा, महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा गांधी तक सभी ने प्राणी मात्र पे दया को सर्वोच्च स्थान दिया। तो इस तरीके के कीवर्ड आप कोशिश करें, आपके जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं उनमें इस तरीके के कीवर्ड जरूर डालें और उनको हाईलाइट करें। ठीक है, उनको अंडरलाइन कर दें। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अवतारवाद। अवतारवाद में क्या लिखेंगे हम कि भारतीय जो संस्कृति है इसमें अवतारवाद प्राचीन काल से ही अवतारवाद की अवधारणा देखने को मिलती है। अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर के अवतारों की चर्चा की गई है, जिसमें आप देखेंगे राम अवतार हुए, कृष्ण हुए, नरसिंह अवतार, कलगी अवतार, इस तरीके के कई सारे अवतार इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नारी का सम्मान। यहाँ आप लिख दीजिएगा यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का निवास होता है। यह हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका मूल आधार है। ठीक है, यहाँ पे नारी का सम्मान, नारी की पूजा, इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता में आपका यहाँ देखिए कीवर्ड हो जाएगा वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय जो संस्कृति है वह वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। इसमें माना जाता है कि जो संपूर्ण विश्व है वह एक परिवार है और इसका जो दृष्टिकोण है वह वैश्विक दृष्टिकोण है। यह जो राजनीतिक सीमाएं हैं उनको नहीं मानती। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सार्वभौमिकता वाला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट अध्यात्म और भौतिकता का समन्वय। तो देखिए भारतीय संस्कृति में अध्यात्म और भौतिकता का समन्वय दोनों ही देखने को मिलता है। अध्यात्म में आप देख लीजिए आश्रम हुए आपके, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ, तो 4 आश्रम है आपके, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इनमें आपको जैसे मान लीजिए आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, ठीक है, इसके बाद आपका वानप्रस्थ हुआ और संन्यास हुआ, ये आपके आध्यात्मिकता को बताते हैं। ठीक है, जबकि गृहस्थ आश्रम हुआ ये आपके भौतिकता को बताता है। इसी तरीके से
जो आपके पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इसमें जो काम और अर्थ है ये आपकी भौतिकता को बताते हैं, तथा मोक्ष जो है आपका और जो धर्म है ये आपके आध्यात्मिकता को बताते हैं। तो इस तरीके से इसमें दोनों ही जो पक्ष हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ आपको अध्यात्म और भौतिकता दोनों का ही समन्वय देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा निरंतरता। निरंतरता भारतीय संस्कृति की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसने हजारों वर्षों में भी अपने जो उसका मूल स्वरूप है उसको जीवित रखा है। जैसे आप देखिए मिस्र की संस्कृति हुई, सीरिया हुई, रोम हुई, इनकी संस्कृतियों का जो मूल स्वरूप है वह विस्मृत हो चुका है। कहीं ना कहीं उनका जो वहाँ की संस्कृतियाँ हैं उनमें परिवर्तन आ चुका है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसका आज भी वही स्वरूप है जो प्राचीन काल में देखने को मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ग्रहणशीलता। इसमें आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता और उदारता का जो गुण है इसके कारण ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसमें उदाहरण आप दे सकते हैं कि जैसे यूरोप की जो संस्कृति है वहाँ से हमने भौतिकवाद को ग्रहण किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपका निष्कर्ष आता है, तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति स्वयं में अनेकों विशेषताओं को समेटे हुए है जो संपूर्ण भारतीय समाज को आज भी उच्चतम मूल्य एवं आदर्शों की चेतना प्रदान कर रही है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। यहाँ आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, आपको ऐसा कैसा इसको छाप देना है। आपका 11 मार्कर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। पुरुषार्थ चतुष्ट, या तो आपसे 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर आपसे एक 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से 11 मार्कर आपका बनेगा नहीं। पुरुषार्थ चतुष्ट होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे। ठीक, पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है या जो अभीष्ट है उसे प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ आपको 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, पुरुष धन अर्थ। पुरुष वह व्यक्ति या प्राणी जो विवेकशील है, जिसमें विवेक है, उसे पुरुष कहेंगे, तथा अर्थ यानी कि आपका क्या लक्ष्य है, पुरुष द्वारा जो उसका अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, इसमें आप चाहें तो किसी की परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे आपका पणिकर के शब्दों में आप लिख सकते हैं, पणिकर ने एक परिभाषा दी थी, उसमें आप लिख दीजिएगा कि पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। यहाँ अंतिम उद्देश्य आपका मोक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसमें 4 सर्वोच्च उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन उद्देश्यों का जो संयुक्त व्यवस्था है वही पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपका जीवन का जो उद्देश्य है या जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। सामाजिक व्यवस्था में 4 उद्देश्य बताए गए हैं या 4 लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी जो संयुक्त व्यवस्था है वही आपकी पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाती है। ठीक है, इसके प्रतिपादक आपके महर्षि मनु रहे हैं। इन्होंने पुरुषार्थ को जीवन का सार तत्व भी बताया है। ठीक, जो पुरुषार्थ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से जो धर्म, अर्थ और काम है ये आपके साधन कहलाते हैं, तथा जो मोक्ष है ये साध्य कहलाता है। साध्य से मतलब है कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वही क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करना होता है, और धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 4 पुरुषार्थ हो जाएंगे, ये 3 मार्कर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो धर्म है इसका अर्थ क्या होता है, धर्म का आशय क्या है, कर्तव्य से है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन है, जो व्यक्ति क्या है कि एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, तो सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए जिन नैतिक कर्तव्यों का निर्माण किया गया उन्हें क्या कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। ठीक है, धर्म में आपका देखिए कर्तव्यों का बोध होगा, पथभ्रष्ट होने से बचाता है ये आपको, और जो आपके 2 और पुरुषार्थ होते हैं अर्थ और काम, इनको यह नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से जो आपका धर्म है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके साथ आपका जो अगला है नेक्स्ट आपका यह है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है संपत्ति। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ क्या है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं या जो आपके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है वह एक तरीके से अर्थ के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है,
तो इसमें देखिए आप लिखेंगे भौतिक सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य, धन, शक्ति, ये सभी आपको जीवन में प्राप्त करना एक आपका लक्ष्य रहता है। तो ये सभी अर्थ के उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अर्थ जो है उसके बिना आपका धर्म अपूर्ण कहलाएगा। अर्थ का जो उपार्जन है वह धर्मपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि जो धन है वह मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है आपका काम। काम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? कामना या इच्छा से। यह भी एक तरीके का आपका कर्तव्य ही है। इसके माध्यम से मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है तथा उसका पालन पोषण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह क्यों आवश्यक है? समाज है, मनुष्य समाज में रहता है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा जीवन, आपका जो जीवन है वह एक सफल हो, जीवन आपका सफल हो, उसके लिए काम महत्वपूर्ण होता है, या इसको कह सकते हैं काम एक अनिवार्य है, ठीक। इसके बाद आ जाएगा आपका मोक्ष। अब देखिए मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होगा मुक्ति, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सभी दुखों से छुटकारा मिल जाना। जब आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो वही मोक्ष कहलाता है। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह मोक्ष ही होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को पूर्ण करना आवश्यक है। इन्हीं के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष ही आपके धर्म, अर्थ और काम को संतुलित करता है। तो इस तरीके से आपकी ये चारों पुरुषार्थ हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक समरसता। आपका जो सिलेबस है उसमें आपका सीधा सीधा ये लाइन लिखी है, सामाजिक समरसता के घटक। तो यहाँ पे आपको ये आपका 5 मार्कर भी बन सकता है और यहाँ से 11 मार्कर भी बन सकते हैं। वैसे ज़्यादा चांस आपके 5 मार्कर के ही रहेंगे। सामाजिक समरसता के घटक से पहले आपको ये देखना पड़ेगा सामाजिक समरसता होती क्या है, ठीक है। देखिए जो भारत देश है वहाँ पे कई सारे धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। सभी के बीच में समरसता या भाईचारे की भावना देखने को मिलती है। सामाजिक समरसता से ऐसे हो जाएगा आपका समाज के विभिन्न वर्गों, संप्रदायों एवं व्यक्तियों के बीच व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर सौहार्द एवं एकता को बढ़ाना, ठीक है। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? समाज में जो भी जितने भी अलग अलग मत, पंथ या फिर संप्रदाय या धर्म के जो लोग निवास कर रहे हैं उनके बीच में कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, आपस में एक सौहार्द की भावना हो, वही क्या कहलाएगी? सामाजिक समरसता कहलाएगी, ठीक है। सामाजिक समरसता में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका एक दूसरे के प्रति, जो एक धर्म का कोई व्यक्ति है वह जब दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु होता है, समरसता का सबसे महत्वपूर्ण यह घटक कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समरसता, वैसे भी आप समरसता जो वर्ड है उसका मीनिंग वहाँ से आप निकाल सकते हैं। सामाजिक मतलब समाज, इसके बाद समरसता मतलब मेलजोल, सभी का मिलजुल के रहना, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे से भेदभाव ना करना, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक समरसता हो जाएगा, ठीक है। अब सामाजिक समरसता के घटक हैं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका जो आधुनिक घटक है, दूसरा हो जाएगा जो प्राचीन घटक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आधुनिक घटक। आधुनिक घटक में आपका सहिष्णुता, बंधुत्व, आत्मीयता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपके, ये आप की जो संविधान की प्रस्तावना है वहाँ से आप इनको लिख सकते हैं। अगर आपने जो संविधान की प्रस्तावना अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे वर्ड आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। संविधान भी जो प्रस्तावना है वह यह चीज़ कहती है, यह बात कहती है कि सभी लोग जो समाज में रह रहे हैं, जो देश में रह रहे हैं, वह सभी समान हैं। सभी में एक बंधुत्व के भाव होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, है ना, और सहिष्णुता होनी चाहिए। क्योंकि भारत जो देश है वहाँ कई सारे धर्मों के, संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। तो वहाँ से आप ये जितने भी पॉइंट हैं वहाँ से आप इनके बना सकते हैं अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका सहिष्णुता। सामाजिक समरसता का यह प्रमुख घटक है। समाज में सभी मत, संस्कृतियों और धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करना ही सहिष्णुता कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका बंधुत्व। बंधुत्व का क्या हो जाएगा? मतलब इसमें हो जाएगा आपका बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। यह भी एक सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आत्मीयता।
आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन या स्नेह। जब समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव रखते हैं तो वो सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्रता। व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है, अभी विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र की आप यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र होगा जब जनता का शासन होगा। तो इस तरीके से ये आपका पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दूसरा इसमें पार्ट रहेगा वह रहेगा प्राचीन घटक। प्राचीन घटक में आपके रहेंगे वर्ण व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ चतुष्ट और आश्रम व्यवस्था। तो ये पॉइंट मैंने आपको इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं वही हैं, तो वहाँ से आप ऐसे कैसे इनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए वर्ण व्यवस्था है, जो ऋग्वेद था वहाँ पे आपके वेदों से ये शुरुआत हुई वर्ण व्यवस्था की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि जो भी व्यक्ति जिस तरीके का कर्म करता था वह उस वर्ण का हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ से ये पॉइंट इनके बारे में लिख सकते हैं। ये सारे सामाजिक समरसता के लिए महत्वपूर्ण घटक है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या गुण दोष हैं, तो ये इन सभी तथ्यों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है, यह वैदिक काल से प्रारंभ हुई है। देखिए ऋग्वेद के स्वमंडल है उसके पुरुष सूक्त में सबसे पहले आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें 4 वर्णों में बांटा गया है समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी वहीं से जानकारी मिलती है। और यह जो व्यवस्था थी वह उस समय कर्म आधारित व्यवस्था इसको माना जाता था कि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर इन वर्णों में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये वैदिक जो काल है वहाँ से वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ माना गया है, ठीक है। वर्ण जो होता है यह व्रा धातु, जो संस्कृत के व्रा धातु से बना है, संस्कृत के व्रा धातु से यह बना है, जिसका अर्थ होता है चयन करना अथवा चुनना। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि जैसे अपनी रुचि, क्षमताओं या आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति जो व्यवसाय चुनता है वही उसका वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो वह उसी वर्ण में कहलाने लगता है। तो ये एक वर्ण व्यवस्था थी जो कि व्यक्ति के कर्म पर आधारित थी। व्यक्ति जो कर्म करता है वह उसी वर्ण में अपने आप को शामिल कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था का आरंभ होता है। ऐतिहासिक जो प्रारूप है वह हो गया, और इसकी जानकारी मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त से सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है। 4 होती हैं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। प्रारंभ में ये कर्म आधारित थी, उसके बाद जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो इसने जन्म आधारित जाति व्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। अभी क्या है कि वैदिक काल में ये कर्म पर आधारित थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हुआ उसके बाद यह जाति आधारित हो गई। व्यक्ति जन्म से ही अलग अलग वर्णों में बांटा जाने लगा, तो उसके कर्म मायने नहीं रखते थे, उसके जन्म वह किस उसमें जन्म ले रहा है उसके आधार पर उसका जो वर्ण है उसकी निर्धारण होता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें परिवर्तन आए, इसके नियमों में कठोरता आई, जो वर्ण व्यवस्था है वह आगे चल के जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से आपका ये वर्ण व्यवस्था हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत। तो देखिए इसके उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं जो कि मान्य हैं। सबसे पहला है आपका दैवीय सिद्धांत, इसके बाद गुण आधारित सिद्धांत, रंग आधारित सिद्धांत और क्रम आधारित सिद्धांत। तो जो सबसे पहला दैवीय सिद्धांत है ये क्या कहता है, दैवीय सिद्धांत का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसके बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जो उत्पत्ति है वह ईश्वर से हुई है, यह ईश्वरकृत व्यवस्था मानी गई है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वह बताता है कि वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो 4 वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। ईश्वर के एक विराट उसे ईश्वर को एक विराट पुरुष के रूप में बताया गया है, जिससे इन
चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो ब्राह्मण वर्ण है उसकी उत्पत्ति मुख से हुई है। जो क्षत्रिय वर्ण है वो भुजा से उनकी उत्पत्ति हुई है। जबकि इसके बाद जो वैश्य वर्ण आता है यह इनकी उत्पत्ति पेट से हुई है, जो उदर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो शूद्र है, शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक शरीर में से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा सिद्धांत है वह है गुण सिद्धांत, ठीक है। तो गुण का सिद्धांत यह आपका गीता में इसके बारे में आपको वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसके वर्णों को बांटा गया है, ना कि उसके परिवार या वंश के आधार पर। गीता में तीन गुणों का वर्णन मिलता है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। जिसमें देखिए जो सत्व गुण है उसमें क्या हो जाएगा कि जो सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति है, यानी कि जो अच्छे गुण हैं या शुद्धता वाले जो गुण हैं उनसे जो युक्त व्यक्ति है वह ब्राह्मण कहलाएगा आपका। इसके पश्चात जो रजस प्रधान गुणों से युक्त व्यक्ति है वह क्षत्रिय कहलाएगा, तथा जो तमस और रजस और तमस दोनों गुणों से युक्त है वह आपका वैश्य कहलाएगा, और जो तमस गुणों से युक्त है वह आपका शूद्र कहलाएगा। तो इस तरीके से यह गुण आधारित आपकी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वह हो गया। इसके बाद आता है आपका रंग का सिद्धांत। रंग का सिद्धांत, इसका वर्णन भी आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपके महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब देखिए रंग आधारित सिद्धांत में क्या है कि जो व्यक्ति का शरीर का रंग है, जो उसकी त्वचा का रंग है, उसके आधार पर उसके वर्णों को बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें चार जो आपके वर्ण हैं उसमें जैसे श्वेत रंग जो है वह ब्राह्मण के लिए, लोहित जो रंग है वह क्षत्रिय के लिए हो जाएगा, पीत रंग जो है वह वैश्य के लिए हो जाएगा, तथा जो काला रंग है वह शूद्र के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये रंग आधारित वर्ण व्यवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख आपके ऋग्वेद और मनुस्मृति में बताया गया है। विभिन्न वर्णों को जो पृथक उनके कार्य हैं, पृथक उनके जो कार्य हैं उनके आधार पर वर्णों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे आपका ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का जो कार्य होता है वह होता है शिक्षा, विद्या अध्ययन, अध्यापन, धार्मिक कर्मकांड, इस तरीके के जो कार्य होंगे उनमें रुचि रखते हैं, वह वर्ण क्या कहलाएगा, आपका ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्षत्रिय वर्ण है उसमें आ जाएगा शासन का संचालन करने वाले, समाज और प्रजा की रक्षा करने वाले, ऐसे कार्य जो करते थे वह उनका संबंध क्षत्रिय वर्ण से था, ठीक है। इसके पश्चात आपका जो व्यापार, व्यवसाय, पशुपालन, कृषि आदि जो कार्य करते थे वो आपके वैश्य वर्ण थे। इसके बाद जो आपके शूद्र वर्ण है वह इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाला शूद्र वर्ण था। तो इस तरीके से ये उत्पत्ति के आधार पर आपका वर्ण व्यवस्था आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 5 मार्कर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। या फिर आपसे वर्ण व्यवस्था क्या होती है इसके ऊपर एक 3 मार्कर आ सकता है, या फिर ये जो चारों वर्ण हैं उनके ऊपर सेपरेट आपसे एक 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से ज़्यादा मतलब संभावना नहीं है प्रश्न आने की, लेकिन फिर भी आप एक 3 मार्कर के लिए इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सभी जो वर्ण हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपका ब्राह्मण वर्ण है, ठीक है। ब्राह्मण जो वर्ण है यह समाज में इसका सर्वोच्च स्थान माना गया है। सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई है, और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वह कहाँ से हुई है, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके पश्चात इसमें इनके जो कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं वह हो जाएंगे वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ, दान, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, इस तरीके के जो कार्य थे वह इनके कार्य कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि समाज और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी श्रेष्ठता है, ठीक है। तो ये मतलब सबसे श्रेष्ठ इन्हीं को माना गया है, ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ। आज भी देखिए आप
जो ब्राह्मण होते हैं उनकी सभी जितने भी वर्ण होंगे या जितनी भी जातियाँ होती हैं वह उनकी पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो ये एक जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, ये आज भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ब्राह्मणों का आज भी ब्राह्मणों को सबसे ऊपर दर्जा उनको दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात है आपका क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण इसके समाज में इनका दूसरा स्थान है, ब्राह्मणों के पश्चात इनका दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद इनका जो कार्य है इनका या जो इनका कर्तव्य है वह शासन का संचालन करना, देश प्रजा की रक्षा करना, दान देना, अध्ययन करना, इस तरीके के जो कार्य रहेंगे वह इनके होंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो ये आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय दो वर्ण हो गए। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपका वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण में लिखेंगे हम कि ये समाज में इनका तीसरा स्थान माना गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय, और उसके पश्चात तीसरा स्थान है वैश्य का। ठीक है, इनका जो कार्य है, इनके जो कर्तव्य हैं वह आपका व्यापारिक व्यवस्था या कृषि व्यवसाय, इस तरीके के जो कार्य हैं वह इन कार्यों को करते हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई है पेट या उदर से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। समाज में इनका तीसरा स्थान है। अर्थ संबंधी जो नीतियों का संचालन है वह वैश्य वर्ग के द्वारा किया जाता है। आज भी आप देखते होंगे कि जो मतलब अधिकतर जो व्यापारी वर्ग है उसमें आपको बनिया वर्ग ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक मतलब उनका प्रारंभ से चला आ रहा है, व्यवसाय करना या व्यापार करना, इस तरीके के काम उन्हीं के लिए बनाए गए, मतलब उन्हीं के द्वारा किए जाते रहे हैं। तो ये आज भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शूद्र वर्ण। समाज में इनका स्थान सबसे निम्न माना गया है। ऋग्वेद में जो वर्णित है उसमें इनकी काफ़ी जो स्थिति थी वह दयनीय और निकृष्ट मानी गई है। तीनों वर्णों की सेवा इनका जो कर्तव्य है या उनका जो कार्य है वह वो जो तीन वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना इनका कर्तव्य माना गया है। इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो चारों वर्ण हैं यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक आपका इनसे संबंधित अगर देखिए एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, है ना। तो इसमें आप यही पॉइंट जो भी आपको मैंने इन सभी के बारे में अलग अलग बताए तो इन्हीं को आप लिख के विशेषताएं खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दोष। इनमें क्या क्या इनके दोष रहे हैं। ठीक है, ये दोष वाला मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में बता दें कि ऋग्वेद से इनका मतलब वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ माना गया है। पहले ये क्रम आधारित था, उत्तर वैदिक काल में पहुँचते पहुँचते ये जन्म आधारित एक जाति व्यवस्था का स्वरूप इसने ले लिया। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। फिर इसमें दोष में आप लिखें सबसे पहला कि यह जाति व्यवस्था का जन्म हुआ इसी से। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन हुआ क्योंकि जो शूद्र वर्ण थे उनको जो बाकी के वर्ण हैं उनको के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। ठीक है, उनका शोषण काफ़ी बढ़ गया, तो शूद्रों का शोषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। छुआछूत और तिरस्कार, शूद्रों के साथ काफ़ी ज़्यादा छुआछूत और तिरस्कार का देखा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद यह जो व्यवस्था थी यह मानवतावाद के विरुद्ध कही जा सकती है। इस व्यवस्था के कारण श्रम और धन की असमान वितरण हो गई, क्योंकि ये देखिए जो आपका वैश्य वर्ग है, वैश्य जो वर्ण था वह तो व्यापार में लगा हुआ था पूरी तरीके से। शूद्र वर्ण है उसके पास कार्य करने के लिए नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस जो समाज में क्रिएट हुआ ये इसी वर्ण व्यवस्था की देन है, जो कि आपके लिए कई सारे विकास के अवसर अब मौजूद हो चुके हैं। लेकिन पहले क्या होता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके साथ छुआछूत होती थी, काफ़ी ज़्यादा उनका तिरस्कार होता था। उनके लिए कार्य करने के लिए उनके मतलब कुछ विशेष ही कार्य थे जो वो कर पाते थे, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस समाज में क्रिएट हो चुका था। अलग अलग जो वर्ण है या जो जातियाँ उनके मध्य में कुछ जातियाँ तो काफ़ी ज़्यादा विकास करके काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई, कुछ थे जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ते चले गए समाज में, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाशिए पे उनको ढकेल दिया गया, है ना। तो इस तरीके से आप ये इनके दोषों को बता सकते हैं। ठीक है,
अब इसका अंत में आप लिख सकते हैं कि वर्तमान जो समय है उसमें आधुनिकता, पश्चात्पता के प्रभाव और जो सुधार हुए उनके परिणाम स्वरूप यह जो व्यवस्था है, यह इस व्यवस्था का जो अस्तित्व है वह अब काफ़ी ज़्यादा क्षीण हो चुका है या फिर हाशिए पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी देना चाहूँगा मैं कि हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है टेस्ट वाला अकेडमी, इस पर MPPSC की निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम शॉर्ट नोट्स देते हैं, आंसर राइटिंग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और आपको PDF भी हम टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर उनके पास रिसोर्स नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से 6 जो पेपर हैं उनकी तैयारी करनी है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने 6 सब्जेक्ट हैं उनकी सभी के लिए हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। आप उन प्लेलिस्ट में जाके उस सब्जेक्ट का जो भी वीडियो है उनको देख सकते हैं। इसी के साथ आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो वह आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम जो आपके जो भी कमेंट्स आते हैं वह हम प्रॉपर सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।